तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। क्या नाम है? स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। स्ट्रक्चर्ड डिजाइन है, इसके अंदर क्या क्या आता है? तो स्ट्रक्चर्ड डिजाइन क्या होता है कि सिस्टम का ये ब्लूप्रिंट होता है। क्या करता है सिस्टम? स्ट्रक्चर्ड डिजाइन सिस्टम का ब्लूप्रिंट रेडी करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? बेसिकली सिस्टम है। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या है कि यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। क्या? सब सिस्टम मॉड्यूल्स के अंदर। किसके अंदर? सब सिस्टम मॉड्यूल के अंदर। क्योंकि अपने को क्या करना है? स्ट्रक्चर डिजाइन, यानी कि सिस्टम को क्या करना है? डिजाइन करना है। तो सिस्टम को डिजाइन करने के लिए उसको क्या करेंगे? सबसे पहले सब सिस्टम मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करेंगे। इसके करेंगे सब सिस्टम मॉड्यूल्स है, उस सब सिस्टम मॉड्यूल्स के अंदर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे सब सिस्टम मॉड्यूल। ठीक है, और इसके अंदर जो अपना स्ट्रक्चर डिजाइन है, तो इसके अंदर अपन क्या क्या डिजाइन करेंगे? एक तो अपन सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, दूसरा अपन सिस्टम का इंटरफेस डिजाइन करेंगे, उस सिस्टम के अंदर जो डेटाबेस है उस डेटाबेस को डिजाइन करेंगे, और प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। तो अपने को पूछा जाए कि स्ट्रक्चर डिजाइन में क्या क्या अपन सिस्टम के अंदर डिजाइन करेंगे, तो सिस्टम का अपन आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर अपन सिस्टम का आर्किटेक्चर डिजाइन करेंगे, इंटरफेस डिजाइन करेंगे, डेटाबेस डिजाइन करेंगे, और क्या करेंगे? प्रोग्राम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं वो अपन बात करें इसके अंदर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डिजाइन में सिस्टम के कंपोनेंट्स को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। स्ट्रक्चर उसके जो अलग अलग मॉड्यूल्स होंगे, यानी कि अलग अलग क्या कंपोनेंट, सिस्टम के अलग अलग मॉड्यूल्स मतलब सब सिस्टम मॉड्यूल्स मतलब सब कंपोनेंट्स। तो स्ट्रक्चर डिजाइन में सिस्टम सिस्टम के कंपोनेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जाता है। तो जो अपना स्ट्रक्चर डिजाइन है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर अपन क्या करेंगे? तो स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर जो सिस्टम है, उस सिस्टम के जो अंदर कंपोनेंट्स है, ठीक है, उस सिस्टम के कंपोनेंट्स को क्या करेंगे? डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। ठीक है, अब अपन यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर सिस्टम है, उस सिस्टम को किसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं? सब सिस्टम के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। किसके अंदर डिवाइड कर रहे हैं? सब सिस्टम में। तो स्ट्रक्चर डिजाइन में सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड किया जाता है। तो अपना जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, उस स्ट्रक्चर डिजाइन में सिस्टम को क्या किया जाता है? सब सिस्टम में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। और अपन ने देखा कि यहाँ से टॉप में एक सिस्टम था और डाउन में क्या था? बहुत सारे सिस्टम थे, तो इसको क्या बोला जाता है? टॉप डाउन अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रकार से कैसे अप्रोच होती है? टॉप डाउन अप्रोच होती है। टॉप डाउन अप्रोच होती है। तो अपना जो स्ट्रक्चर डिजाइन है वो कैसा अप्रोच है? टॉप डाउन अप्रोच होती है। इसके अंदर क्या किया जाता है? तो स्ट्रक्चर डिजाइन में डिवाइड कॉन्कर अप्रोच होती है। क्या होती है? डिवाइड कॉन्कर अप्रोच। इसका मतलब है कि जब अपन सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम ऐसे कॉम्प्लेक्स लगता है, तो अपन उसको क्या करते हैं? प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं? स्मॉल सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम यानी कि जो सिस्टम की प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल जो सब प्रॉब्लम्स होती है, स्मॉल स्मॉल सब प्रॉब्लम्स के अंदर क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और डिवाइड करके क्या करते हैं? सिस्टम के डिजाइन को क्या करते हैं? तैयार करते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? डिवाइड कॉन्कर अप्रोच बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अपन एग्जांपल देखें, तो जैसे कि अपना ऑनलाइन एजुकेशन है। क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन का जो पूरा सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम को क्या करेंगे अपन? अलग अलग सेक्शन में क्या कर देंगे? मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, फिर लॉगिन हो गया, फिर उसके अंदर इंटरफेस में डैशबोर्ड क्या आएगा, फिर उसके अंदर कोर्स कौन कौन से आएंगे। ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं? उस सिस्टम को क्या कर रहे हैं? सब सिस्टम है, सब मॉड्यूल के अंदर क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। ये क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है। क्या है? टॉप डाउन अप्रोच है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है, फीचर्स कि जो ये जो मॉड्यूल अपन बना रहे हैं, तो इस मॉड्यूल अप्रोच के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो मॉड्यूलरिटी अप्रोच मेन फीचर्स
तो यहाँ पे जो मॉड्यूलिटी अप्रोच के अंदर कौन कौन से मेन फीचर्स होते हैं, जैसे कि अपन इसको बताया था, तो यहाँ पे से मॉड्यूल 1 जैसे कि अपना क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। फिर इसके मॉड्यूल 2 क्या हो गया, लॉगिन। जैसे जैसे मॉड्यूल 3 अपन क्या कर रहे हैं, उसको मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डैशबोर्ड हो गया। ऐसे कैसे मॉड्यूल 4 में क्या है, वो कोर्स का एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसको मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन हो गया, डैशबोर्ड हो गया, कोर्स हो गया, ठीक है। तो इस जो मॉड्यूलिटी अप्रोच में जो मेन फीचर्स आते हैं वो दो है, क्या है, दो। एक तो है कपलिंग, क्या है, कपलिंग। और दूसरा क्या है, कोहेशन, क्या है, कोहेशन। उन दोनों को एक साथ में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कपलिंग होती है, इसमें कपलिंग में क्या होता है कि मान लो एक मॉड्यूल है, एक दूसरा मॉड्यूल है, अब दो मॉड्यूल्स है, उस दो मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्टिविटी की बात करें तो कौन सा होता है, कपलिंग होता है। क्या होता है, कपलिंग होता है। तो कपलिंग क्या है, मॉड्यूल्स के बीच इंटर कनेक्टिविटी वो क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, दो मॉड्यूल है, अलग अलग मॉड्यूल है, और उनके बीच में क्या कनेक्टिविटी है, उसको क्या बोला जाता है, कपलिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कपलिंग। अब जैसे कि मान लेते हैं कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर माउस है, तो माउस भी एक क्या है, मॉड्यूल है, और कंप्यूटर का जो स्क्रीन वगैरह है वो क्या है, वो भी पूरा मॉड्यूल है। अब इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिविटी है वो क्या है, कपलिंग है। अब कपलिंग है, वो कपलिंग टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। इसका कारण क्या है, अब मान लो कि अपना माउस खराब हो गया, तो माउस खराब हो गया, अगर कपलिंग टाइट है, क्या है, टाइट है। टाइट है मतलब कि क्या है कि जो अपना माउस का मॉड्यूल है, उस माउस के मॉड्यूल के ऊपर लैपटॉप ये जो पूरा स्क्रीन है, वो स्क्रीन का मॉड्यूल भी क्या है, उस पर डिपेंड करता है। क्या करता है, डिपेंड करता है। तो डिपेंड करता है मतलब कि डिपेंडेंसी ज्यादा है, एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के साथ में जो कनेक्टिविटी है, डिपेंडेंसी है, वो क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है। अगर मान लो कि ये दोनों टाइटली कपल्ड हुए मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, ज्यादा डिपेंडेंस है, तो इससे क्या होगा कि जब अपने माउस को चेंज कर रहे हैं तो अपने को क्या लैपटॉप भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि माउस पर लैपटॉप पूरा का पूरा क्या है, डिपेंडेंट है, मतलब कि माउस के बिना लैपटॉप नहीं चल सकता। अपन ऐसे कह रहे हैं कि जो दो अलग अलग मॉड्यूल्स होता है, उन दो अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या होनी चाहिए, डिपेंडेंसी, ये जो इंटरकनेक्टिविटी है वो क्या होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए। तो इसलिए अपन बोलेंगे, क्योंकि अपन क्या है, अपन ऐसे थोड़ी है कि एक हार्डवेयर खराब हो गया पूरे सिस्टम में तो अपना पूरा सिस्टम ही चेंज कर दें। तो इसीलिए अपन बोलते हैं कि जो अलग अलग मॉड्यूल्स है वो एक दूसरे पर क्या होनी चाहिए, इंटरकनेक्टिविटी है, यानी जो कपलिंग है वो कपलिंग क्या होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए, मतलब हाई नहीं होनी चाहिए। तो कपलिंग हमेशा लूज येलो होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, लूज येलो होनी चाहिए, ठीक है। तो कपलिंग है, वो कपलिंग कैसे होनी चाहिए, लूज येलो होनी चाहिए, क्योंकि अपन जो एक हार्डवेयर है उस एक हार्डवेयर के लिए पूरा सिस्टम बदल नहीं सकते। तो जो अलग मॉड्यूल है वो एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, हाईली कपल्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि कैसे होनी चाहिए, लूज येलो कपल्ड होनी चाहिए। यानी कि अलग अलग मॉड्यूल के बीच में इंटरकनेक्टिविटी डिपेंडेंसी क्या कहलाती है, कपलिंग कहलाती है। और कपलिंग क्या होनी चाहिए, हमेशा लूज होनी चाहिए। अब अपन बात करें कोहेशन की, तो कोहेशन क्या होता है, कपलिंग है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर जो कनेक्टिविटी या जो अपन डिपेंडेंसी की बात की थी वो क्या होती है, कपलिंग। लेकिन अपन बात करें अगर एक ही मॉड्यूल के अंदर, किसके अंदर, किसी एक ही मॉड्यूल के अंदर, तो किसी एक ही मॉड्यूल के अंदर, किसी एक ही मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच की डिपेंडेंसी या कनेक्टिविटी क्या कहलाती है, कोहेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, कोहेशन कहलाती है, ठीक है। तो अपन इसकी बात करें, ठीक है। तो कपलिंग क्या है, कपलिंग क्या है, अपने बोला कि दो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं उसके बीच में डिपेंडेंसी या कनेक्टिविटी को क्या कहता था, कपलिंग कहता था। और अपन ने बोला कि एक हार्डवेयर के लिए पूरा सिस्टम चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए क्या है, कपलिंग हमेशा लूज येलो होनी चाहिए। जबकि कोहेशन क्या है, तो कोहेशन में अपन ने बोला कि एक ही मॉड्यूल के अंदर, यानी कि इंट्रा, इसको क्या बोलते हैं, एक ही मॉड्यूल का मतलब इंट्रा, और इसको क्या बोलते हैं, इंटर, ठीक है। तो इंट्रा जो एक ही मॉड्यूल है उसके अंदर अपन बोले तो एक ही मॉड्यूल के अंदर जो उसके अंदर एलिमेंट्स है उसके बीच में डिपेंडेंसी है, कनेक्टिविटी क्या कहलाती है, कोहेशन कहलाती है। अब अपन बात करें कि एक मॉड्यूल है, उस एक मॉड्यूल के अंदर अलग अलग जो उसके एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो तो आपस में क्या होने चाहिए, अच्छे से डिपेंडेंट होने चाहिए, अच्छे से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड हो, ताकि वो क्या वो जो एक मॉड्यूल है वो एक मॉड्यूल क्या अच्छे से काम कर सके। तो अपन बोलेंगे कि जो
कोहेशन है वो कोहेशन क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो कोहेशन हमेशा हाई होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। कोहेशन हमेशा हाई क्यों होना चाहिए और कपलिंग हमेशा लूज क्यों होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन इसके अंदर बात करें तो जैसे ये क्या हो गया, ये तो नो कपलिंग हो गया क्योंकि ये एक मॉड्यूल है, ये भी एक मॉड्यूल है, ये भी एक मॉड्यूल है, सारे अलग अलग मॉड्यूल है। तो ये क्या हो गया, नो कपलिंग मॉड्यूल। क्या हो गया, नो कपलिंग मॉड्यूल। ऐसे कैसे अपन बात करें तो ये जैसे कि मॉड्यूल हो गए अलग अलग मॉड्यूल, इसके अंदर ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, डेटा के लिए इस पे डिपेंडेंट है जैसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, लो लो या फिर लूज कपलिंग है। कैसी है, लो या लूज कपलिंग मॉड्यूल है। क्या है, लो या लूज कपलिंग मॉड्यूल है। ठीक है, और अगर ऐसे कैसे अपन देखें तो हाई कपल्ड कैसा होगा, जैसे वो टाइटली कपल्ड यानी कि एक दूसरे पर क्या होंगे, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पर क्या होगा, टाइटली डिपेंडेंट होगा। कैसा डिपेंडेंट होगा, टाइटली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के ऊपर टाइटली डिपेंडेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हाईली कपल्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हाईली कपल्ड मॉड्यूल। कैसा हो जाएगा, हाईली कपल्ड मॉड्यूल हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बोले तो कपलिंग है वो कपलिंग कैसे होनी चाहिए, लूज या लो कपलिंग होनी चाहिए। वो सिस्टम के लिए क्या भी रहती है, बेस्ट रहती है। और जो हाई कपलिंग या टाइट कपलिंग होती है वो क्या लेते हैं, सिस्टम के लिए नुकसानदायक यानी वर्स्ट रहती है। तो अपन इसका ऑर्डर के अंदर एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे कपलिंग ऐसे इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर देखें तो ठीक है, यहाँ पर क्या जो अपन ऊपर लिखेंगे वो कौन से लिखेंगे, लो कपल्ड वाले लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लो यानी कि लो, तो यहाँ पर हाई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाई कपल्ड वाले। लो कपल्ड वाले होंगे वो क्या होंगे, बेस्ट होंगे मॉड्यूल्स, और जो हाई कपलिंग होगी वो क्या होंगे, वो एक प्रकार से वर्स्ट होंगे, मतलब कि खराब होंगे। ठीक है, तो हाईली कपल्ड के अंदर क्या होती है, डेटा कपलिंग। सॉरी, लो जो कपलिंग है उसमें क्या होती है, डेटा कपलिंग। डेटा कपलिंग का मतलब क्या, एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल को सिर्फ और सिर्फ क्या बोलता है, डेटा भेजता है, उसके अलावा उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं है, उसको कोई और दूसरे मतलब नहीं है कि वो जो है वो दूसरा मॉड्यूल कैसे काम कर रहा है, बस डेटा का शेयर हो रहा है। तो ये क्या होगी, लो कपलिंग होगी। क्या होगी, लो कपलिंग। तो यानी कि ये कपलिंग क्या है, बेस्ट है। क्या डाटा कपलिंग क्या बेस्ट है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, ये लो कपलिंग है और उसके अंदर सब क्या होता है, डेटा ट्रांसफर ही होता है। ठीक है, एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के अंदर। फिर आता है स्टैम्प कपलिंग। कौन सा होता है, दूसरा स्टैम्प कपलिंग। ये थोड़ी कम बेस्ट होती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि थोड़ा और एक्सेस लिया जाता है। फिर आता है कंट्रोल कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग के अंदर क्या होगा कि एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल को क्या करता है, आदेश देता है और क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये थोड़ा क्या हो गई, उसकी जो कपलिंग है यानी कनेक्टिविटी है या डिपेंडेंसी है वो क्या बढ़ गई। उसके बाद में बात करें एक्सटर्नल, कौन सी, एक्सटर्नल कपलिंग। फिर उसके बाद में करें तो कॉमन, क्या करें, कॉमन। सबसे जो हाई कपलिंग होती है वो कौन सी होती है, वो होती है, वो कौन सी होती है, वो होती है ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट। कौन सी होती है, कॉन्टेक्स्ट कपलिंग। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये जो होती है ये सबसे वर्स्ट कपलिंग होती है। कौन सी कपलिंग होती है, फर्स्ट कपलिंग होती है। ठीक है, तो अपने को बात की जाए तो ये जो सबसे जो लास्ट वाली है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है कंटेंट कपलिंग। क्या बोला जाता है, कंटेंट कपलिंग। ये जो होती है कंटेंट कपलिंग, ये सबसे हाई या फिर वर्स्ट जो कपलिंग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कंटेंट कपलिंग के अंदर क्या होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं वो एकदम टाइटली क्लोज होते हैं, मतलब कि एक मॉड्यूल खराब हुआ तो दूसरा मॉड्यूल क्या है, वेस्ट है। तो अपने को वो जो सिस्टम है उस सिस्टम में कंटेंट कपलिंग है वो नहीं होनी चाहिए, अपने क्या होनी चाहिए, डाटा कपलिंग होनी चाहिए। मतलब कि जो एक मॉड्यूल है दूसरे मॉड्यूल के साथ में सिर्फ सिर्फ क्या करे, डेटा ही शेयर करे। ठीक है, उसके अलावा उसके ऊपर कोई कंट्रोल या फिर कंटेंट नहीं हो, जैसे कि एक अगर कब एक सिस्टम एक मॉड्यूल है क्या होगा, बेकार हो गया तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा अपन बात करें तो इसकी बात करें कोहेशन, कोहेशन की बात करें। ठीक है, कोहेशन है, उस कोहेशन में सिस्टम के लिए पता है कोहेशन है, वो कोहेशन सिस्टम के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कोहेशन क्या होता है, तो कोहेशन अपने बोला था एक ही मॉड्यूल के अंदर, एक ही मॉड्यूल के अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, एक ही मॉड्यूल के अंदर जो मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं, उस एक ही मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में जो कनेक्टिविटी या डिपेंडेंसी होती है उसी को क्या बोला जाता है, कोहेशन बोला जाता है। और मैंने बोला था कि सिस्टम के अंदर वो मॉड्यूल अच्छे से काम करे, उसके लिए जरूरी है कि मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करें, मल्टीपल एलिमेंट्स एक दूसरे से अच्छा कनेक्टिविटी रहे और क्या अच्छे से डिपेंडेंसी रहे। तो क्या होना चाहिए, तो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या होना चाहिए, सिस्टम के लिए हाई होना चाहिए। जैसे कि ये एलिमेंट 1 हो गया, ठीक है, मॉड्यूल के अंदर, ये एलिमेंट 2 हो गया मॉड्यूल के अंदर, और ये क्या हो गया, एलिमेंट 3 हो गया मॉड्यूल के अंदर। ये क्या एकदम टाइटली कोएस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टाइटली यानी हाई कोएस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई
हाई कोहेरेंट होना चाहिए। तो एक मॉड्यूल के अंदर जो ये एलिमेंट 1 है, एलिमेंट 2 है, एलिमेंट 3 है, ये मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट जो है ये आपस में क्या होना चाहिए, हाईली कोहेरेंट होना चाहिए। हाईली कोहेरेंट के लिए ठीक है, तो इसको ये हाईली कोहेरेंट होना चाहिए, मतलब कि बेस सिस्टम के लिए कोहेरेंट क्या होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। अब इसके लिए अपन ग्राफ बनाए तो का, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा लो, और यहाँ पर लो कपलिंग क्या होती है, वर्स्ट होती है, क्या होती है, सबसे खराब होती है। सबसे बेस्ट कौन सी होती है, हाई कपलिंग होती है। कौन सी होती है, हाई कपलिंग है, वो सबसे क्या होती है, बेस्ट होती है। तो हाई कपलिंग सबसे बेस्ट है, और जो लो कपलिंग होती है वो क्या होती है, सबसे बेकार होती है। तो हाई कपलिंग के अंदर यानी कि सबसे बेस्ट कपलिंग के अंदर कौन सी होगी, तो फंक्शनल, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स है वो एक दूसरे पर क्या होना चाहिए, फंक्शनली डिपेंडेंट भी अगर, तो वो क्या होगी, वो कोहेशन होएगा, वो कोहेशन सबसे क्या होएगा, बेस्ट होएगा, क्या होएगा, कोहेशन सबसे बेस्ट होएगा। तो वो कोहेशन सबसे बेस्ट होएगा जो क्या होगा, हाईली कोहेस्ड होएगा, क्या होएगा, हाईली कोहेस्ड होएगा, वो क्या होएगा, सिस्टम बेस्ट होएगा। तो यहाँ पर जो फंक्शनल जो कोहेशन है, क्या है, फंक्शनल कोहेशन, वो सबसे क्या है, बेस्ट है। उसके बाद में अपन बात करें सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस। उसके बाद में अपन बात करें तो क्या हो गया, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशनल, और क्या हो गया, प्रोसीजरल, क्या हो गया, प्रोसीजरल, और क्या हो गया, टेम्पोरल, टेम्पोरल, और क्या हो गया, लॉजिकल, और क्या हो गया, कोइंसिडेंटल, कोइंसिडेंटल। तो ये जो होता है इसके हिसाब से देखें तो अपना क्या होना चाहिए, फंक्शनल क्वेश्चन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बात, हेलो गाइस, तो आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चर डिजाइन सिंबल्स की स्ट्रक्चर डिजाइन है, ठीक है। उस स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर कौन कौन से सिंबल यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन मॉड्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, तो उस मॉड्यूल्स के अंदर कौन कौन से सिंबल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो अपने क्या हो जाएंगे, स्ट्रक्चर डिजाइन सिंबल्स हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो मॉड्यूल होता है उस मॉड्यूल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रेक्टेंगुलर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप होता है, ठीक है। उस रेक्टेंगल शेप में जो स्ट्रक्चर डिजाइन है उसके अंदर क्या किया जाता है, मॉड्यूल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपन जो ऐसे मॉड्यूल लिख रहे थे M1 M2, तो वो कौन सा हो गया, रेक्टेंगुलर शेप हो गया। कौन सा शेप हो गया, रेक्टेंगुलर शेप। और यहाँ पर जो कनेक्शन है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर जो डिजाइन है उस स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कनेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, लाइन से। किससे, लाइन से। लाइन से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद में अपन बात करें कि लाइन विथ अगर सर्कल है तो इसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है कि मॉड्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, डेटा का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, मॉड्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, डेटा का फ्लो हो रहा है। तो डाटा फ्लो के लिए क्या होता है, लाइन, लाइन विथ सर्कल, लाइन विथ सर्कल। यहाँ पे से तीन, ये लाइन का एरो हो गया, प्लस लाइन के एरो के साथ में क्या है, सर्कल है पीछे टेल पे, ठीक है। तो उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाटा फ्लो। यानी कि मॉड्यूल्स के बीच में जो डाटा फ्लो है वो डाटा फ्लो के लिए जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो किससे होता है, लाइन विथ सर्कल से होता है। किससे होता है, लाइन विथ सर्कल। अब अपन बात करें अगर लाइन विथ फील्ड सर्कल है, कैसा, लाइन विथ, लाइन विथ फील्ड सर्कल। लाइन विथ फील्ड सर्कल के अंदर जैसे कि इस प्रकार का है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है कि एक मॉड्यूल है वो दूसरे मॉड्यूल को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, एक मॉड्यूल है वो मॉड्यूल क्या कर रहा है, दूसरे मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसको कंट्रोल, एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के द्वारा कंट्रोल होता है, तो उसके लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइन विथ फील्ड सर्कल। क्या, लाइन विथ फील्ड सर्कल। तो अपने को पूछा जाए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर सिंबल होते हैं, तो रेक्टेंगुलर है वो किसके लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है मॉड्यूल के लिए। किसके लिए, मॉड्यूल के लिए। तो मॉड्यूल के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, रेक्टेंगुलर शेप रिप्रेजेंट किया जाता है। और कनेक्शन के लिए कौन सी क्या यूज किया जाता है, तो जो मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल्स के बीच में कनेक्शन के लिए लाइन का यूज किया जाता है। और जो मॉड्यूल्स है उस मॉड्यूल्स के बीच में डेटा फ्लो के लिए क्या यूज किया जाता है, तो लाइन विथ सर्कल। लाइन विथ सर्कल है वो क्या किया जाता है, मॉड्यूल्स के बीच में डेटा फ्लो के लिए यूज किया जाता है। और लाइन विथ फील्ड सर्कल है वो, लाइन विथ फील्ड सर्कल किसके लिए यूज किया जाता है, वो यूज किया जाता है मॉड्यूल्स को कंट्रोल के लिए। तो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल्स के बीच में अगर कंट्रोल है उस कंट्रोल को रिप्रेजेंट करने के लिए लाइन विथ फील्ड सर्कल की बात की जाती है। अब अपन बात करते हैं हिपो टूल की। किसकी बात करते हैं, हिपो टूल। ये किसके अंदर होता है, ये होता है इसके अंदर स्ट्रक्चर जो डिजाइन है इसके अंदर एक टूल आता है जिसका नाम क्या है, हिपो टूल। हिपो टूल का फुल फॉर्म क्या है, तो हायरार्किकल, हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या, इनपुट
प्रोसेस आउटपुट। अपन बात करें तो अपना जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर हिपो टूल यूज किया जाता है। जो हिपो टूल है उस हिपो टूल का फुल फॉर्म क्या है? तो हिपो टूल का फुल फॉर्म है हायरार्किकल हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। क्या है? हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हिपो है, वो हिपो एक टूल होता है जो किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर चार्ट को क्या करता है, बनाने में काम आता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि हिपो टूल हिपो एक टूल होता है, ये सॉफ्टवेयर टूल होता है ऐसे मान लो। ठीक है, टूल या फिर सॉफ्टवेयर, हिपो टूल एक सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि जो कि किसी सिस्टम के जो कि किसी सिस्टम के जो कि किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर्ड चार्ट स्ट्रक्चर्ड चार्ट को बनाने में काम आता है। तो हिपो टूल क्या होता है? तो हिपो टूल है, वो हिपो एक टूल होता है, हिपो एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। हिपो क्या होता है? तो हिपो है, वो हिपो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल होता है। हिपो है, वो हिपो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल होता है जो कि क्या करता है, किसी सिस्टम के स्ट्रक्चर चार्ट को क्या करता है, बनाने में काम आता है। अब इस हिपो टूल के अंदर अपन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि केस हो गया। ठीक है, केस का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। जैसे कि अपन ने देखो अभी बात की थी मॉड्यूल्स। अब मॉड्यूल्स है, उस मॉड्यूल्स का क्या करते हैं, पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्रोटोटाइप बनाते हैं। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि फैन है, तो फैन का पहले प्रोटोटाइप किसके अंदर बनाया जाएगा? एक मशीन के अंदर सॉफ्टवेयर होगा, उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करेंगे, उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे कि ये मॉड्यूल में इस जगह यहाँ पर ये होगा, इस जगह यहाँ पे होगा। तो उसका पहले क्या होगा, प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। जैसे कोई गाड़ी है, कुछ भी है, ठीक है, वायर है, रिमोट है, तो उन सब का जो प्रोटोटाइप होएगा वो पहले क्या करेगा जाएगा, सॉफ्टवेयर या सिस्टम के अंदर बनाया जाएगा। तो अपन बात कर रहे थे कि जो हिपो है, ये हिपो क्या एक प्रकार का सॉफ्टवेयर टूल होता है जिसका फुल फॉर्म है हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट। मतलब ये टूल है जिसमें क्या किया जाता है, सिस्टम का जो स्ट्रक्चर्ड चार्ट मतलब क्या हो गया, उसके मॉड्यूल या उस जो भी अपन बना रहे हैं सिस्टम, उसका क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का प्रोटोटाइप बनाने में काम यूज ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रोटोटाइप। तो इसके अंदर कौन सा होता है? एक तो होता है जैसे केस यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और दूसरा होता है कौन सा? केड। केड क्या होता है? तो ये होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसके अंदर क्या किया जाता है, जो भी सिस्टम जो सिस्टम है, उस सिस्टम का क्या किया जाता है, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन है, उस स्ट्रक्चर डिजाइन को किस सॉफ्टवेयर के अंदर किया जाता है? हिपो टूल के अंदर किया जाता है। तो ये क्या है, हिपो टूल का एग्जांपल है। ठीक है, तो हिपो टूल को किसने डेवलप किया? तो आईबीएम ने डेवलप किया। किसने डेवलप किया? आईबीएम ने। हिपो टूल को हिपो टूल को आईबीएम ने डेवलप किया था। अपने को पूछा जाए कि हिपो टूल्स को किसने डेवलप किया था, तो हिपो टूल्स को आईबीएम ने डेवलप किया था। किसने किया था? आईबीएम ने डेवलप किया था। तो हिपो टूल आईबीएम ने डेवलप किया। हिपो टूल्स में अंदर क्या होता है, जो भी सिस्टम होता है उस सिस्टम का क्या करता है, अपन स्ट्रक्चर डिजाइन है, उसका स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर चार्ट को क्या करते हैं, बनाने में काम आता है। स्ट्रक्चर चार्ट मतलब उसका एक प्रकार का प्रोटोटाइप मॉड्यूल का। ठीक है, तो हिपो टूल की सहायता से स्ट्रक्चर चार्ट बनाया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हिपो टूल की सहायता से 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 स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड हिपो टूल की सहायता से स्ट्रक्चर चार्ट बनाया जाता है। हिपो टूल की सहायता से क्या बनाया जाता है? हिपो टूल की सहायता से स्ट्रक्चर चार्ट बनाया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के क्या होता है, सिमिलर होता है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के क्या होता है, सिमिलर होता है। तो हिपो टूल है, वो हिपो टूल की सहायता से क्या किया जाता है, हिपो टूल की सहायता से स्ट्रक्चर चार्ट बनाया जाता है जो कि क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के सिमिलर होता है। अब हिपो टूल में भी कुछ पार्ट होते हैं जैसे कि हिपो वर्कशीट हो गए और हिपो टेम्पलेट हो गए। हिपो के अंदर हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट, इसके अंदर एक होती है हिपो वर्कशीट और दूसरी होती है हिपो टेम्पलेट। क्या होती है? हिपो टेम्पलेट।
तो ईपो हायरार्किकल इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिसके अंदर एक तो होती है ईपो वर्कशीट और एक दूसरा होता है ईपो टेम्पलेट। तो ईपो वर्कशीट क्या होती है और ईपो टेम्पलेट क्या होता है? तो ईपो वर्कशीट के अंदर यह टूल प्रत्येक मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है। डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है मतलब क्या है कि जो भी उस मॉड्यूल की जो भी डॉक्यूमेंट के इसके अंदर ये इसकी लेंथ होनी चाहिए, ये इसकी चौड़ाई होनी चाहिए, ये इसकी हाइट होनी चाहिए, इसके अंदर ये कलर होना चाहिए। तो वो जो प्रोटोटाइप बना रहे हैं उस प्रोटोटाइप का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो किसके अंदर होता है? ईपो वर्कशीट के अंदर होता है। किसके अंदर होता है? ईपो वर्कशीट के अंदर। तो यह टूल प्रत्येक प्रत्येक मॉड्यूल की डॉक्यूमेंटेशन तैयार करता है। तो अपन इसकी बात करें, जो अपना ईपो टूल है, उस ईपो टूल के अंदर जो ईपो वर्कशीट है, वो ईपो वर्कशीट यानी हायरार्किकल इनपुट और प्रोसेस आउटपुट, ये जो वर्कशीट है ये क्या करती है? ये जो अपना भी मॉड्यूल है उस मॉड्यूल की जो प्रोटोटाइप है उस मॉड्यूल की प्रोटोटाइप का क्या करती है? डॉक्यूमेंटेशन तैयार करती है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि उसके जो भी स्पेसिफिकेशन हो गए वो स्पेसिफिकेशन का जो डेटा के रूप में लिखना है वो कौन तैयार करता है? डॉक्यूमेंटेशन वो करता है ईपो वर्कशीट। और जो ईपो टेम्पलेट होता है ये क्या करता है? ये क्या करता है? उस मॉड्यूल का ग्राफिकल डिजाइन तैयार करता है कि उसकी लेंथ इतनी है, हाइट इतनी है, विड्थ इतनी है, इसके अंदर कलर ये होगा, मटेरियल ये होगा। तो वो कौन रिप्रेजेंट करता है या वो कौन तैयार करता है? तो वो तैयार करता है ईपो टेम्पलेट। कौन करता है? ईपो टेम्पलेट। तो ये क्या करता है? ये एक मॉड्यूल या मॉड्यूल्स की ग्राफिकल डिजाइन या मॉड्यूल्स की ग्राफिकल डिजाइन तैयार करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? जो अपना ईपो टेम्पलेट होता है, ईपो टेम्पलेट क्या करता है? तो ईपो टेम्पलेट है वो ईपो टेम्पलेट जो है वो क्या करता है? मॉड्यूल की जो ग्राफिकल डिजाइन है उस ग्राफिकल डिजाइन को क्या करता है? तैयार करता है। क्या करता है? तैयार करता है, जो कि टॉप डाउन अप्रोच काम में लेते हैं। टॉप डाउन अप्रोच काम में लेते हैं। तो अपन बात करें जो ईपो टूल है, उस ईपो टूल के अंदर जो ईपो वर्कशीट है वो क्या करती है? वो तो क्या करती है? वो टूल की जो वो टूल है वो क्या करता है? जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल की जो डॉक्यूमेंटेशन है, उस मॉड्यूल का जो भी स्पेसिफिकेशन है उसका डॉक्यूमेंटेशन कौन तैयार करता है? वर्कशीट तैयार करता है। और जो टेम्पलेट होती है वो क्या करती है? मॉड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती है। वो भी किसमें करती है? टॉप डाउन, मतलब कि उस मॉड्यूल्स को क्या किया जाता है? सब एलिमेंट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर उस एक एक एलिमेंट्स को बना के फिर वापस मॉड्यूल को तैयार किया जाता है। तो ये क्या हो गया? टॉप डाउन अप्रोच हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कौन सी लैंग्वेज ली जाती है? UML। अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूजिंग UML। UML का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। क्या है? यूनिफाइंग मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है, ये क्या करती है? इसके अंदर जो अप्रोच होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होता है और साथ में क्या होता है? UML होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये क्या करती है? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन करती है। क्या करती है? जो सिस्टम होता है उस सिस्टम का क्या करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन करती है। क्या करती है? एनालिसिस एंड डिजाइन करती है। ठीक है, कौन सा? एक तो ये जो अपना UML हो गया और साथ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये दोनों मिलकर क्या करती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस और डिजाइन करती है इसका सिस्टम का। ठीक है, अब अपने बात करें कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ये अप्रोच होती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन और क्या होता है? एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें क्लास की। जैसे कि मान लो कोई भी अपन घर बना रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज सिस्टम बना रहे हैं, तो सबसे पहले उसका क्या करते हैं? अपन उसका मैप तैयार करते हैं। मतलब उसका प्रोटोटाइप बनाते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप क्या हो गया? मैप। वही क्या हो गया?
क्लास हो गया। तो क्लास क्या होता है? एक प्रकार का ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट। ठीक है। तो क्लास क्या होता है? एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है। जैसे कि अपने बात बताया था कि जो घर अपने को घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले क्या बनाते हैं? घर का नक्शा बनाते हैं, मतलब कि घर का क्या बनाते हैं? ब्लूप्रिंट। उसी प्रकार जो क्लास है, वो क्लास हो क्या हो गया? एक प्रकार का ब्लूप्रिंट हो गया। उस ब्लूप्रिंट के अंदर क्या होएगा? एक तो डेटा होएगा और दूसरा क्या होएंगे? फंक्शन होंगे। क्या होंगे? इसके अंदर क्या होता है? क्लास के अंदर एक तो डेटा मेंबर और दूसरा कौन सा होएगा? फंक्शन। ठीक है। फिर उसके बाद में बात करें ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होती है? तो आपने बोला जो घर बन रहा है, वो घर क्या है? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या हो गया? रियल वर्ल्ड एंटिटी हो गई। क्या हो गई? रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। अब क्लास है, वो क्लास है क्या? एक प्रकार का ऑब्जेक्ट का समूह है। मतलब बहुत सारे घर है, एक नक्शे से क्या है? बहुत सारे घर बनाए जा सकते हैं। तो एक नक्शा यानी कि ब्लूप्रिंट, वो ब्लूप्रिंट क्या है? तो एक प्रकार का बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का क्या है? एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का समूह हो गया। तो क्लास को एक तरीके से बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट का समूह होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट का समूह होता है। और ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट यानी जो मकान बना रहे हैं, वो किसकी सहायता से बना रहे हैं? नक्शे की सहायता से बना रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? इंस्टेंस ऑफ क्लास हो गया। क्या हो गया? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास। और यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिमिलर टाइप के जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या करते हैं? सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट क्लास का निर्माण करते हैं। ठीक है। सिमिलर या ग्रुप्स ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या क्लास है? ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी और इंटेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटेंस ऑफ क्लास है। मतलब कि वो क्लास से क्या है? क्लास का क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जो अपना मेन जो अपन जो भी डेटा है, उस डेटा को क्या करना चाहते हैं? अगर हाइड करना चाहते हैं या उसका एक्सेस को क्या करना चाहते हैं? प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो उसके अंदर क्या आता है? प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस मॉडिफायर आ जाते हैं। जिसके अंदर क्या करते हैं अपन? क्या करते हैं? जो अपन बाहर नहीं दिखाते हैं कि अंदर डेटा में क्या चल रहा है। ठीक है। और उसका एक्सेस है वो बाहर नहीं होता है। तो उसका क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि यहाँ पर जो क्लास है, उस क्लास के अंदर जो हमने बोला है डेटा मेंबर और फंक्शन, डेटा मेंबर और मेथड फंक्शन। ठीक है। इन दोनों को क्या किया जाता है? एनकैप्सुलेटेड कर दिया जाता है एक ही। जैसे कैप्सूल होता है, उसके अंदर क्या होता है? दो गोली को ऐसे कैप्सूल को एक मिक्स कर देते हैं, उसके अंदर गोली रहती है। उसी प्रकार से इसको मिक्स करके इसके अंदर रहती है। इसको क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेटेड बोला जाता है। उसके बाद में इनहेरिटेंस क्या है कि एक क्लास से दूसरे क्लास को यूज किया जाता है। उसको क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब हो गया एक तरीके से संतान। क्या हो गई? संतान। तो यहाँ पर क्या होता है? जो जिस क्लास का अपन यूज कर रहे हैं वो तो क्या हो जाएगा? पेरेंट क्लास। और जो क्लास यूज कर रहा है वो क्या हो जाएगा? चाइल्ड क्लास। तो इनहेरिटेंस क्या होगा? पेरेंट चाइल्ड क्लास के हिसाब से होता है। पेरेंट चाइल्ड क्या होता है? पेरेंट चाइल्ड क्लास यानी कि एक क्लास दूसरे क्लास से क्या करते हैं? कॉल करता है। ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करता है? यूज करता है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या हो गया कि इसके अंदर क्या होता है कि जो एक ही फंक्शन होता है, ठीक है, वो एक ही फंक्शन क्या होता है? अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। या फिर एक ही क्लास होता है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। मतलब कि अलग अलग रूप, लेकिन एक ही फंक्शन, एक ही टाइप का फंक्शन या एक ही टाइप का क्लास, वो क्या करता है? अलग अलग बिहेव करता है या अलग अलग रूपों में काम करता है। तो क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो हो गई, अपने बात कर ली। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट है उसका बेसिक। ठीक है। अब अपन बात करते हैं यूएमएल। यूएमएल क्या है? तो यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज है। यूनिफाइड मॉडलिंग, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है। जो कि करते हैं, ये क्या यूज करती है? तो ये कौन सा अप्रोच यूज करती है? ये यूज करती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। कौन सा यूज करती है? यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। ठीक है। अब यूएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है? तो यूएमएल एक प्रकार की कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये सिस्टम के विजुअलाइजेशन को तैयार करने की क्या है? मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। तो यूएमएल, यूएमएल कोई यूएमएल कोई प्रोग्रामिंग यूएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूएमएल कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है। यह एक सिस्टम के यह एक सिस्टम के विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन को तैयार करने तैयार करने की
मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, क्या होती है? मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, ये मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। तो अपन बात करें तो ये क्या है, यूएमएल कोई प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है, बल्कि ये क्या होती है, इस सिस्टम के विजुअलाइजेशन को क्या करती है, तैयार करने की क्या होती है, मॉडलिंग लैंग्वेज होती है। अब अपन यूएमएल के द्वारा क्या करते हैं, तो यूएमएल के द्वारा सिस्टम का विजुअलाइजेशन स्पेसिफिकेशन की, उस सिस्टम का क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, और क्या किया जाता है, और कंसल्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन तैयार किए जाते हैं। तो सिस्टम और सिस्टम का विजुअलाइजेशन, स्पेसिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? ये सब तैयार किसके द्वारा जाते हैं? यूएमएल के द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो यूएमएल के द्वारा क्या क्या तैयार किए जाते हैं? सिस्टम का विजुअलाइजेशन, डॉक्यूमेंटेशन और स्पेसिफिकेशन तैयार किए जाते हैं, ठीक है। तो यूएमएल है, वो यूएमएल को OMG ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ है। तो अपने को याद रखना है कि जैसे अपन ने बोला था इंटरनेशनल और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो कि करती है बहुत सारी चीजों को सर्टिफाइड करती है, वैसे को वैसे यूएमएल को किसने सर्टिफाइड किया है? तो यूएमएल को OMG ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा सर्टिफाइड किया हुआ है। तो पूछा जाए कि जो यूएमएल है इसको किसने सर्टिफाइड किया है, तो OMG यानी ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के द्वारा क्या है, सर्टिफाइड किया हुआ है कि ये एक प्रकार की क्या है, स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है। किसके? स्टैंडर्ड मॉडलिंग, सिस्टम के मॉडल तैयार करने के लिए स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मॉडलिंग लैंग्वेज है। किसी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड के ब्लूप्रिंट को तैयार करने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? यूएमएल का कार्य करता है। तो किसी सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड के ब्लूप्रिंट को तैयार करने कौन कार्य करता है? तो यूएमएल कार्य करता है। कौन कार्य करता है? यूएमएल कार्य करता, ठीक है। तो अपने को याद रखना है कि जो किसी सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर का जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड के जो ब्लूप्रिंट है उसको भी तैयार करने में कौन काम करता है? यूएमएल कार्य करता है। कौन करता है? यूएमएल। अब यूएमएल के द्वारा किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिजाइन या तो स्टैटिक पार्ट और दूसरा बिहेवियरल डिजाइन जो कि डायनामिक पार्ट है उसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो यूएमएल के द्वारा किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिजाइन, स्ट्रक्चर मतलब एस मतलब स्टैटिक, तो स्ट्रक्चर डिजाइन को क्या बोला जाता है? स्टैटिक डिजाइन भी बोला जाता है। तो स्टैटिक पार्ट, यूएमएल के द्वारा किसी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिजाइन यानी स्टैटिक पार्ट और बिहेवियरल पार्ट, कौन सा? इन बिहेवियरल डिजाइन, बिहेवियरल डिजाइन इसको क्या बोला जाता है? डायनामिक पार्ट को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे, ठीक है, जो यूएमएल है उस यूएमएल के अंदर कौन सा स्टैटिक पार्ट होता है और यूएमएल के अंदर कौन सा डायनामिक पार्ट होता है। तो यूएमएल होती है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो स्टैटिक पार्ट होता है, और जो बिहेवियरल डिजाइन होता है वो कैसा पार्ट होता है? डायनामिक पार्ट होता है। तो यूएमएल है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, इसके कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक तो क्या होता है? स्ट्रक्चर डिजाइन। तो स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर आती है क्या? डायग्राम्स। क्या होते हैं? स्ट्रक्चर डिजाइन डायग्राम, ये स्ट्रक्चर डिजाइन इसको बोला जाता है। और दूसरा कौन सा आता है? बिहेवियरल डिजाइन। कौन सा? बिहेवियरल डिजाइन, ये डायग्राम, ठीक है। तो स्ट्रक्चर
जो डिजाइन है इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है। तो स्ट्रक्चर मतलब स्टैटिक, स्टैटिक में क्या होता है, क्लास स्टैटिक होता है, ऑब्जेक्ट वो भी क्या होता है, स्टैटिक होता है, ठीक है। और क्या होता है, कंपोनेंट, कंपोनेंट भी क्या होता है, स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। और क्या होता है, डिप्लॉयमेंट। तो ये सब क्या होते हैं, ये स्टैटिक पार्ट होते हैं, क्या होते हैं, स्टैटिक पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये सारे स्टैटिक पार्ट होते हैं जो स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर, जो डायग्राम्स के अंदर जो क्लास है, ऑब्जेक्ट है, कंपोनेंट है, डिप्लॉयमेंट है, ये सारे क्या स्टैटिक पार्ट है, यानी कि स्ट्रक्चर डिजाइन के अंदर आते हैं। और जो बिहेवियरल डिजाइन होता है ये क्या होता है, डायनेमिक पार्ट होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, तो इसमें आता है यूज केस डायग्राम, यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। और क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है कोलैबोरेशन डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम। और क्या आता है इसके अंदर, स्टेट मशीन डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम। और क्या आता है इसके अंदर, इसके अंदर आता है इंटेनुएशन डायग्राम। इसके अंदर भी इसके पार्ट होते हैं सब डिवीजन, जिसके अंदर होता है सीक्वेंस, टाइमिंग, और क्या है, कम्युनिकेशन। तो अपने को बात किया जाए यूएमएल, यूएमएल के दो पार्ट है स्टैटिक पार्ट में, जिसमें स्ट्रक्चर डिजाइन आता है, जिसके अंदर क्लास होता है वो स्टैटिक पार्ट होता है, ऑब्जेक्ट स्टैटिक पार्ट होता है, कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट ये क्या होते हैं, स्टैटिक पार्ट होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं बिहेवियर, जो कि क्या होता है, डायनेमिक पार्ट होता है। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आता है यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम और इंटेनुएशन डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर सीक्वेंस, टाइमिंग और कम्युनिकेशन। अब अपन बात करें, ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर डिजाइन या स्ट्रक्चर डायग्राम है वो क्या है, सिस्टम या सॉफ्टवेयर का क्या स्टैटिक एस्पेक्ट को दर्शाता है। और जबकि जो बिहेवियरल डायग्राम होता है वो क्या करता है, सिस्टम का जो डायनेमिक मूविंग पार्ट है उसको दर्शाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर डायग्राम की, किसकी, स्ट्रक्चर डायग्राम। तो अपन स्ट्रक्चर डायग्राम की बात करें, ठीक है, तो इसके अंदर तो सबसे पहले क्या होता है, क्लास डायग्राम। कौन सा डायग्राम, क्लास। तो क्लास में अपन ने बताया था कि क्लास क्या होती है, एक प्रकार का क्लास है वो क्या है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर डाटा मेंबर और मेथड्स, यानी मेथड यानी फंक्शंस तो वो होते हैं। तो क्लास है, उस क्लास को कैसे बनाया जाता है, क्लास को डायग्राम को इस प्रकार बनाया जाता है, जिसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा जाता है, क्लास नेम, ठीक है। फिर क्या लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है डाटा मेंबर, डाटा मेंबर में क्या होंगे, वेरिएबल्स, क्या होंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। और फिर क्या लिखा जाएगा तीसरे ब्लॉक में, वो लिखा जाएगा मेथड्स, क्या लिखा जाएंगे, मेथड्स या फिर फंक्शन। मेथड्स को क्या बोला जाता है, फंक्शन। तो अपने को आपने बताया था क्लास है वो क्लास जो कि क्या होता है, एक प्रकार का ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। और जिसके अंदर क्या होता है कि क्लास है, क्लास एक तरीके से प्रॉपर्टीज हो गई, प्रॉपर्टीज के लिए क्या चाहिए, डेटा चाहिए, और क्या चाहिए, मेथड या फंक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसको अलग अलग कंपोनेंट बोल सकते हैं, ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। तो क्लास है, उस क्लास का जो डायग्राम है, उस क्लास के डायग्राम के तीन कंपोनेंट हो गए। पहला तो है क्लास का नेम, दूसरा है क्या, डाटा मेंबर इन वेरिएबल्स, और तीसरा है मेथड या फंक्शन। अब यहाँ पर जो ये क्लास डायग्राम है इसके अंदर क्या है कि एक्सेस मॉडिफायर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर ये होता है कि जो भी क्लास के अंदर जो भी डेटा, ये जो फंक्शन है, उसको कोई बाहर की क्लास या फंक्शन उसको यूज कर सकता है या नहीं कर सकता, उसका एक्सेस कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए क्या यूज किए जाते हैं, एक्सेस मॉडिफायर यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर के लिए सिंबल यूज होते हैं। प्लस का मतलब होता है पब्लिक, माइनस का मतलब होता है प्राइवेट। मतलब कि प्राइवेट होगा तो उसको कोई बाहर की क्लास का एक्सेस नहीं कर सकता उस डेटा या मेथड को। पब्लिक होएगा मतलब उसको एक्सेस कर सकता है। फिर होता है प्रोटेक्टेड, और फिर होता है क्या, पैकेज। और इसको कौन सा सिंबल बोला जाता है, टिल्ड। तो अपने को जो क्लास के अंदर जो एक्सेस मॉडिफायर है उसके लिए जो सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर। तो स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर एक्सेस मॉडिफायर के लिए जो क्लास के अंदर यूज करते हैं सिंबल्स, वो है प्लस का मतलब पब्लिक है, माइनस का मतलब प्राइवेट है, और एस का मतलब है प्रोटेक्टेड, और टिल्ड का मतलब है पैकेज। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे थे क्लास नेम, तो यहाँ पर जो अपना डाटा मेंबर है वो या तो पब्लिक भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्राइवेट हो सकता है। ऐसे ऐसे मेथड है वो भी क्या हो सकते हैं, फंक्शन भी पब्लिक या प्राइवेट हो सकते हैं। तो अपना जो क्लास डायग्राम है उसके अंदर तीन कंपोनेंट होंगे, तो क्लास नेम, दूसरा डाटा मेंबर यानी वेरिएबल्स, और तीसरा जो होगा वो होगा मेथड या फंक्शन। और जो एक्सेस मॉडिफायर है इसके अंदर प्लस को का मतलब होगा पब्लिक, और माइनस का मतलब होगा प्राइवेट, और एस का मतलब होगा प्रोटेक्टेड, और जो टिल्ड है उसका मतलब होगा पैकेज। तो अपन एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्लास कौन सी हो गई, जैसे कि कार एक क्लास है, क्या कार एक
क्लास है। अब इस कार के अंदर क्या है, जो जो अपने हो गए, ठीक है, जैसे कि मॉडल, क्लास का क्या मॉडल है, मतलब कि कार है, उस कार का क्या है मॉडल, क्या है तुम्हारा, उसका टाइप क्या होगा, डेटा स्ट्रिंग, मॉडल टाइप हो गया। फिर क्या है नेम, यहाँ पर देखो प्लस का मतलब आपने पब्लिक लिया है, कि मॉडल है वो क्या है पब्लिक है, कोई भी यूज कर सकता है। जो नेम है, लेकिन वो नेम क्या आपने लिया प्राइवेट, प्राइवेट लिया मतलब कि उसको क्या है कोई यूज नहीं कर सकता, अदर क्लास यूज नहीं कर सकती इसको, ठीक है, ये इसको इसके बाहर यूज नहीं किया जा सकता। फिर है ईयर, मतलब क्लास के अंदर वाले लोग यूज कर सकते हैं लेकिन बाहर वाले यूज नहीं कर सकते, प्राइवेट का मतलब ये होता है, ठीक है। और जैसे ईयर है, ईयर अपने के ले लिया, प्राइवेट ले लिया, ठीक है, जैसे इंटीजर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पहला कंपोनेंट अपने क्लास का नाम रख दिया कार, ठीक है। फिर दूसरा कंपोनेंट है जिसके अंदर डेटा मेंबर या वेरिएबल्स, जिसका अपन ने नाम रखा मॉडल, नेम, ईयर। और फिर अपन ने फंक्शन, फंक्शन के अंदर अपन ने रख दिया कुछ स्टार्ट, ठीक है, और रख दिया क्या स्टॉप। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, ये जो अपना क्लास डायग्राम है, वो स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर जो क्लास डायग्राम है, सिस्टम, ये सब जो भी है उस सिस्टम का क्या बनाया जाता है। जैसे कार सिस्टम का अपने क्या बनाया, क्लास डायग्राम बनाया, जिसके अंदर कार, जैसे मॉडल नेम, नेम, ईयर, ये डेटा मेंबर्स, जो दूसरा कंपोनेंट है, फिर तीसरा कंपोनेंट, ऐसा अपने इसका बनाया, ठीक है। अब अपन बात करें तो ऐसा अपन किसी के लिए भी बना सकते हैं, एनिमल्स के लिए भी बना सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे एक आता है वर्ड जनरलाइजेशन, क्या आता है जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो तीन एंटिटी है, ठीक है, और तीन एंटिटी के जो कॉमन या सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उस सिमिलर प्रॉपर्टीज से क्या किया जाता है, एक एंटिटी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, एक एंटिटी बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं जनरलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनरलाइजेशन, ठीक है। तो इस जनरलाइजेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये कि ये एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है और ये तीसरी क्लास है, तो तीन क्लासों को मिलाकर एक क्लास बनाई जाए, तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर, तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर एक क्लास बनाई जाए, तो उसको क्या बोला जाता है जनरलाइजेशन क्लास बोला जाता है, ठीक है। तो अपन एक बात करें, जैसे कि डक, डक एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर उसके डेटा मेंबर्स होंगे और इसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज होगी। ऐसे कैसे, यहाँ पे फिश क्लास है, उसके अंदर क्या है उसकी जो वो डेट फंक्शन होगी और क्या होगी डेटा प्रॉपर्टीज होगी। और ऐसे कैसे क्या है जेब्रा, ये भी क्या है क्लास है, इसके अंदर क्या होगा डेटा मेंबर्स और फंक्शन होंगे। तो इसके ये कंपोनेंट है। अब इन तीनों से, ये तीनों हैं क्या एनिमल है, तो इसका एक सिमिलर प्रॉपर्टीज के सिमिलर क्या है, तीनों के तीनों क्या है एनिमल है, तो इसके हिसाब से इसके सिमिलर प्रॉपर्टीज के हिसाब से एक क्लास बनाई जाएगी, उसको क्या बोलते हैं जनरलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जनरलाइजेशन। तो स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर जो सिमिलर क्लास के जो क्लास की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है उससे एक जनरलाइज क्लास बनाई जाती है, जिसको क्या बोला जाता है जनरलाइजेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है जनरलाइजेशन बोला जाता है, ठीक है। तो जनरलाइजेशन यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, ठीक है, क्लास डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप के लिए। तो क्लास क्लास डायग्राम रिलेशनशिप, क्लास डायग्राम रिलेशनशिप के लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं, वो कौन कौन से सिंबल है, ठीक है। अगर इस प्रकार से तीर और ऐसे डायमंड शेप हो, ठीक है, और वो भी फील्ड हो, कैसा हो फील्ड, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कॉम्पोजिशन, क्या बोला जाता है कॉम्पोजिशन। तो अपने को याद रखना है कि क्लास डायग्राम के अंदर अगर कहीं पे भी ऐसा सिंबल दिखा है जिसके अंदर स्टार, फिर लाइन और फिर करके ऐसे डायमंड शेप फील्ड हो, क्या हो डायमंड शेप फील्ड हो, तो वो क्या कहलाता है कॉम्पोजिशन कहलाता है, क्या कहलाता है कॉम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। और अगर ऐसे सिर्फ लाइन हो तो उसको क्या बोला जाता है, तो सिर्फ लाइन को बोला जाता है डायरेक्टेड या एसोसिएशन, डायरेक्टेड या फिर एसोसिएशन। तो अपन को पूछा जाए क्लास डायग्राम रिलेशनशिप के अंदर क्या क्या कौन कौन सा सिंबल्स का क्या क्या मीनिंग होता है, तो कंपोजिशन के लिए पहले स्टार इस टाइप का, फिर लाइन और फिर क्या है डायमंड शेप में फील्ड कलर, तो वो क्या होता है वो कंपोजिशन होता है। किसका सिंबल होता है वो कंपोजिशन का। वो डायरेक्टेड सीधा लाइन है एरो के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है डायरेक्टेड या एसोसिएशन। और ऐसे डेश 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 करके लाइन है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डिपेंडेंसी, क्या बोला जाता है यूज डिपेंडेंसी, यूज डिपेंडेंसी क्या बोला जाता है यूजेज डिपेंडेंसी बोला जाता है उसको, ठीक है। तो अगर सिर्फ डैश डैश करके एरो, ठीक है लाइन में, और अगर स्टार ऐसे लाइन और फिर ऐसे तीर हो तो उसको क्या बोला जाता है स्टार के साथ में, तो इसको बोला जाता है जनरलाइजेशन, क्या बोला जाता है जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ठीक है। जनरलाइजेशन के लिए कौन सा सिंबल है
ठीक है, एरो और पीछे स्टार टेल में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जनरलाइजेशन हो जाएगा। और यूजेस या डिपेंडेंसी के लिए क्या है, दिस 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 लाइक एरो के साथ में, ठीक है। अब उसके बाद में अपन बात करें, तो एग्रीगेशन के लिए कैसा सिंबल होता है, वही स्टार और डायमंड शेप है, लेकिन वो फील्ड नहीं है, क्या है, खाली एम्प्टी, तो वो क्या होगा, एग्रीगेशन होगा, क्या होगा, एग्रीगेशन। तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो ए फॉर एग्रीगेशन, ए फॉर एम्प्टी, मतलब इसका जो आगे डायमंड वाला होएगा शेप, वो डायमंड वाला शेप क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो एग्रीगेशन में क्या होगा, डायमंड वाला शेप एम्प्टी होगा। तो अपने को याद रखना है कि जो डायमंड वाला शेप लाइन के साथ में, स्टार के साथ में, वो क्या होता है, एग्रीगेशन होता है। और वो क्या होता है, फील्ड नहीं होता है, मतलब एम्प्टी होता है, वो क्या कहलाता है, एग्रीगेशन कहलाता है। फिर उसके बाद में बात करें ऐसे सेम डिपेंडेंसी, ये देश देश किसको शो करती है, डिपेंडेंसी को शो करती है, ठीक है। और देश 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 के साथ में अगर यहाँ पे से तीर है तो उसको क्या बोला जाता है, रियलाइजेशन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, रियलाइजेशन। तो अपने बात की कि क्लास डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप को कैसे शो किया जाता है, तो क्लास डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप को शो करने के लिए कॉम्पोजिशन को शो करते हैं स्टार, फिर ऐसे लाइन, फिर डायमंड शेप विद फील्ड, तो वो क्या होगा, कॉम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टेड लाइन एरो के साथ में तो उसको डायरेक्ट एसोसिएशन बोला जाता है। और डिपेंडेंसी के लिए डेस 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 करके लाइन यूज की जाती है। और जनरलाइजेशन के लिए क्या यूज की जाती है, स्टार और साथ में एरो लाइन, तो वो हो जाएगी जनरलाइजेशन। अब एग्रीगेशन के लिए कैसे यूज करते हैं, क्योंकि एग्रीगेशन एम्प्टी होता है, तो ऐसे स्टार फिर लाइन और फिर डायमंड शेप एम्प्टी में। डिपेंडेंसी को डेस 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 से रिप्रेजेंट किया जाता है और रियलाइजेशन को क्या किया जाता है, डेस डेस एरो लाइन, ठीक है। अब अपन बात कर रहे थे, अगर जनरलाइजेशन समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जनरलाइजेशन का, ठीक है। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, ठीक है, और जनरलाइजेशन का अपने सिंबल भी बता दिया किस प्रकार का सिंबल होता है, ठीक है, लाइन विथ एरो। जैसे कि अपन बात करें अलग अलग 3 प्रकार का क्लास, जैसे कि एक रेगुलर हो गया, एक प्राइवेट हो गया, एक हो गया डिस्टेंस। तो ये जो रेगुलर क्लास है, प्राइवेट क्लास है और डिस्टेंस क्लास है, ये तीनों जो कोर्स है वो कर कौन रहा है, वो कर रहा है कौन, स्टूडेंट। कौन कर रहा है, स्टूडेंट। स्टूडेंट क्लास क्या है, तीनों में कॉमन है। स्टूडेंट क्लास क्या है, सिमिलर है, कॉमन है, जो कि क्या कर रहा है, रेगुलर कोर्स कर रहा है या प्राइवेट कोर्स कर रहा है या डिस्टेंस कोर्स कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जनरलाइजेशन के लिए क्या करेंगे, एरो ऐसा कर देंगे, ठीक है, लाइन विथ एरो, जो इसका क्लास डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है जनरलाइजेशन के लिए अपने क्या सिंबल रखा है, लाइन विथ एरो, ठीक है। तो अपन इसको जो जनरलाइज बनाएंगे तो इसका जो रिलेशनशिप दर्शाएंगे क्लास के अंदर, तो वो कैसे दर्शाएंगे, एरो के साथ में दर्शाएंगे। और जनरलाइजेशन कैसा होता है, एक प्रकार का बॉटम एंटिटी को टॉप एंटिटी के साथ कनेक्ट किया जाता है, इसलिए इसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। अब बॉटम अप अप्रोच क्यों बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, सबसे पहले जो बॉटम पे जो अलग अलग जो क्लास होते हैं उसको क्या किया जाता है, अब की तरफ एक क्लास में चेंज किया जाता है। तो इसके लिए इसको जनरलाइजेशन को कैसा अप्रोच बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है बॉटम अप अप्रोच। कौन सा, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करें क्लास डायग्राम की, तो अपन ने बोला था क्लास डायग्राम क्या होता है, तो क्लास डायग्राम अपन ने बताया ही था। क्लास डायग्राम के अंदर सॉफ्टवेयर सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, डाटा मेंबर्स होते हैं, मेंबर फंक्शंस होते हैं, और क्या किया जाता है, ब्लूप्रिंट को तैयार किया जाता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ऑब्जेक्ट डायग्राम। कौन सा, ऑब्जेक्ट डायग्राम। ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो एक प्रकार का क्या होता है, फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। कैसी होती है, फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी। तो अपना जो ऑब्जेक्ट डायग्राम होता है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसा होता है, तो ऑब्जेक्ट डायग्राम है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम एक प्रकार से फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। कैसे होती है, फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी कौन सी होती है, तो फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है अपना ऑब्जेक्ट डायग्राम। कौन होता है, ऑब्जेक्ट डायग्राम। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम है, ऑब्जेक्ट डायग्राम कैसा होता है, तो ऑब्जेक्ट डायग्राम एक प्रकार का फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अपन बात करें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट अपन ने बताया था क्लास के साथ में क्या होता है, लिंक्ड होता है, ठीक है। ठीक है, और ये अपना क्या होता है, रियल वर्ल्ड, ये फिजिकल एंटिटी होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात किया था कि जो कॉम्पोजिशन है वो क्या होता है, ठीक है। और एग्रीगेशन है, अपन ने सिंबल बताया था रिलेशनशिप के अंदर, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन का सिंबल कैसा होता है, और
जो एग्रीगेशन है उसका सिंबल कैसा होता है, तो कॉम्पोजिशन की बात करते हैं सबसे पहले। कॉम्पोजिशन, तो कॉम्पोजिशन है, उस कॉम्पोजिशन के अंदर मैंने बताया था ऐसे करके जो डायमंड शेप है वो कैसा होता है, फील्ड होता है। कैसा होता है, फील्ड। इसको बोला जाता है फुली कनेक्टेड, फुली कनेक्टेड एसोसिएशन। क्या बोला जाता है, फुली कनेक्टेड एसोसिएशन। कॉम्पोजिशन को क्या बोला जाता है, कॉम्पोजिशन को बोला जाता है फुली कनेक्टेड एसोसिएशन। अब इसके अंदर क्या होता है, जो अपना कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन के अंदर जो ये फुली कनेक्टेड एसोसिएशन होता है, इसके अंदर क्या होता है, चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। जैसे कॉम्पोजिशन की बात करें तो कॉम्पोजिशन में चाइल्ड एंटिटी, चाइल्ड एंटिटी, चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो ये जो रिलेशनशिप कहलाएगा, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, ये रिलेशनशिप अपना कहलाएगा कॉम्पोजिशन। कैसा कहलाएगा, कॉम्पोजिशन। जैसे कि अपन बात करें एग्जांपल में, तो अपन क्या हो गया, ह्यूमन हो गया, और ये क्या पेरेंट एंटिटी है, किसी पेरेंट, और इसकी चाइल्ड एंटिटी कौन सी, एक तो ह्यूमन का हैंड हो गया, और क्या हो गया, ह्यूमन के पैर हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, चाइल्ड एंटिटी। अब यहाँ पर अगर बात करें, ठीक है, तो इसका जो सिंबल आएगा वो कैसा आएगा, फील्ड, फुली फील्ड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से अपन देख सकते हैं कि जो इसकी जो पेरेंट एंटिटी के बिना चाइल्ड एंटिटी संभव नहीं है। हाथ अगर मान लो ह्यूमन ही नहीं होगा तो उसके हाथ पैर कहाँ से होंगे। तो जो अपना बात करें कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन में चाइल्ड एंटिटी है, वो चाइल्ड एंटिटी यानी कि जैसे हैंड और पैर हो गए, ठीक है। ये क्या है, ये पेरेंट एंटिटी यानी कि ह्यूमन के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। अगर ह्यूमन एग्जिस्ट करेगा तभी उसके क्या होंगे, हाथ और पैर होंगे। तो यहाँ पर जो चाइल्ड एंटिटी है वो चाइल्ड एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है, किसके बिना, पेरेंट एंटिटी के बिना एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। मतलब कि अगर पेरेंट एंटिटी अगर नहीं होगी तो चाइल्ड एंटिटी भी नहीं होगी, मतलब पेरेंट एंटिटी होना कंपलसरी है चाइल्ड एंटिटी के लिए। तो इसको क्या बोला जाता है, फुली कनेक्टेड एसोसिएशन बोला जाता है, जिसको कॉम्पोजिशन बोला जाता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है फील्ड विथ डायमंड शेप, ठीक है। तो इसको फील्ड विथ डायमंड शेप के साथ में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर अपने ये जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ह्यूमन और हैंड का लेग का, ये रिलेशनशिप एंटिटी के बीच में कैसा हो गया, ये रिलेशनशिप हो गया कॉम्पोजिशन, मतलब कि फुली कनेक्टेड एसोसिएशन। कैसा हो गया, फुली कनेक्टेड एसोसिएशन। उसके बाद में अपन दूसरा नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं, जिसका नाम क्या है, एग्रीगेशन। क्या है, एग्रीगेशन। तो अपना जो नेक्स्ट रिलेशनशिप है वो कौन सा है, एग्रीगेशन है। कौन सा है, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का सिंबल कैसा होता है, तो ये होता है जो एकदम एम्पटी, ए से एम्पटी और ए से एग्रीगेशन। तो अपने बोला था एग्रीगेशन के अंदर जो सिंबल होएगा वो कैसा होएगा, एम्पटी होएगा। कैसा होएगा, एम्पटी। एम्पटी मतलब खाली होएगा। कैसा होगा, खाली। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है पार्शियली कनेक्टेड एसोसिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्शियली कनेक्टेड एसोसिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्शियली कनेक्टेड एसोसिएशन। तो अपन बात करें एग्रीगेशन, तो एग्रीगेशन है वो, एग्रीगेशन का जो सिंबल होता है यहाँ पर, ठीक है, वो कैसे होता है, जो एम्पटी डायमंड शेप होता है उसकी तरह होता है। और इसको क्या बोला जाता है, पार्शियली कनेक्टेड एसोसिएशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पार्शियली कनेक्टेड एसोसिएशन। अब ये होता क्या है, तो एग्रीगेशन में चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है। तो अपने को याद रखना है कि जो एग्रीगेशन है, इस एग्रीगेशन के अंदर पेरेंट एंटिटी है, वो पेरेंट एंटिटी के बिना चाइल्ड एंटिटी है, वो चाइल्ड एंटिटी क्या करती है, एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने को, जो चाइल्ड एंटिटी है वो चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी के बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है। किसमें, एग्रीगेशन के बिना। तो एग्रीगेशन में चाइल्ड एंटिटी, एग्रीगेशन में चाइल्ड एंटिटी पेरेंट एंटिटी के बिना एग्जिस्ट कर सकती है। तो अपने को याद रखना है कि जो एग्रीगेशन है, उस एग्रीगेशन में जो चाइल्ड एंटिटी है वो पेरेंट एंटिटी के बिना क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। जैसे कि अगर अपन बात करें तो अपनी पेरेंट एंटिटी हो गई, जैसे कंप्यूटर। क्या हो गई, कंप्यूटर। ये क्या है, अपनी पेरेंट एंटिटी, कैसी पेरेंट एंटिटी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक एंटिटी अपना क्या, कीबोर्ड। क्या है, कीबोर्ड। और एक दूसरा है जिसका नाम क्या है, माउस एंटिटी। क्या है, माउस। और ये क्या है, अपनी चाइल्ड एंटिटी, कैसी है, चाइल्ड एंटिटी।
तो अपन यहाँ पर अगर देखें तो अपना जो कीबोर्ड है, माउस है, वो कंप्यूटर के बिना भी एग्जिस्ट करता है। मतलब कि अगर कंप्यूटर नहीं है तब भी अपने पास क्या है, माउस तो हो ही सकता है, और कंप्यूटर नहीं है तब भी क्या है, कीबोर्ड हो ही सकता है। तो पेरेंट एंटिटी के बिना भी जो चाइल्ड एंटिटी है वो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो कौन किस प्रकार का रिलेशन होगा, तो वो होगा एग्रीगेशन। किस प्रकार का? एग्रीगेशन। तो ये क्या है? एग्रीगेशन, जिसमें क्या चाइल्ड एंटिटी है वो एग्जिस्ट कर सकती है पेरेंट एंटिटी के भी बिना। तो एग्रीगेशन है ये क्या है? एग्रीगेशन है। और इसको क्या बोला जाता है? पार्शियली कनेक्टेड एंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्शियली मतलब कि ये फुली कनेक्टेड नहीं है, मतलब कि इसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है। फुली होता है तो मतलब इसके बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसको क्या बोला जाता है? पार्शियली कनेक्टेड एंटिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पार्शियली कनेक्टेड एंटिटी इसको। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि जो एग्रीगेशन है उस एग्रीगेशन के अंदर जो अपना एग्रीगेशन है उस एग्रीगेशन के अंदर जो पेरेंट है और चाइल्ड है, उसमें जो पेरेंट है जैसे कंप्यूटर हो गया और चाइल्ड है कीबोर्ड और माउस। तो यहाँ पर जो पेरेंट एंटिटी के बिना भी चाइल्ड एंटिटी है वो एग्जिस्ट करती है, उसको क्या बोला जाता है? एग्रीगेशन बोला जाता है। अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो उसको क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिशन। क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिशन। तो ये डिफरेंस होता है कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन के बीच में, और इसका सिंबल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट, जिसका नाम क्या है? डिप्लॉयमेंट। क्या है? डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट जब डायग्राम की बात करते हैं तो डिप्लॉयमेंट क्या होता है? छोटे छोटे जैसे टास्क में डिवाइड किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? डिप्लॉयमेंट। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं तीसरा डायग्राम, जिसका क्या नाम है? कॉम्पोनेंट डायग्राम। क्या नाम है? कॉम्पोनेंट डायग्राम। ठीक है, तो अपन ने सबसे पहले क्या बात की थी? तो सबसे पहले तो अपन ने बात की थी क्लास डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने किसकी बात की? उसके बाद में अपन ने बात की थी ऑब्जेक्ट डायग्राम की। ठीक है, तो इस प्रकार अपन क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग जो डायग्राम है, ठीक है, वो अपन उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डिजाइन के अंदर अपन ने किसकी बात कर दी? क्लास डायग्राम की, ऑब्जेक्ट डायग्राम की बात करती। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कंपोनेंट डायग्राम की। किसकी? कंपोनेंट डायग्राम की। तो अपने को याद, अपन किसको डिस्कस कर रहे हैं? अपन बात कर रहे हैं किसको? यूएमएल के अंदर जो डिजाइन होता है, स्ट्रक्चर डिजाइन और बिहेवियरल डिजाइन। स्ट्रक्चर डिजाइन जो स्टैटिक होता है उसके अंदर क्लास, ऑब्जेक्ट और कंपोनेंट और डिप्लॉयमेंट आता है। ठीक है, बिहेवियरल डिजाइन के अंदर कौन कौन सा आते हैं? यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम और कोलैबोरेशन और स्टेट मशीन डायग्राम और इंटरनेशनल डायग्राम। तो इसके बाद में अपन ने सबसे पहले बात की थी क्लास डायग्राम, जिसके अंदर अपन ने बताया था क्लास, इसकी 3 कंपोनेंट है एक तरह से। तो क्लास नेम हो गया, फिर डेटा मेंबर हो गया, जो वेरिएबल्स होते हैं, मेथड्स, फंक्शन हो गए। इसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर भी होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, जिनके लिए सिंबल होते हैं ये। ठीक है, पब्लिक के लिए प्लस, प्राइवेट के लिए माइनस, एज प्रोटेक्टेड के लिए और पेज के लिए टिल्ड। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल भी अपने लिया था। फिर उसके बाद में अपने जनरलाइजेशन का एग्जाम्पल लिया। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात किया कि एग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में अपने ऑब्जेक्ट डायग्राम के लिए बात की कि फिजिकल रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। फिर अपने कॉम्पोजिशन और एग्रीगेशन है, इसके जो रिलेशनशिप के लिए जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, उसकी बात अपने की। अब अपन बात करते हैं किसकी? कंपोनेंट डायग्राम। अब ये डायग्राम क्या करता है? तो ये डायग्राम सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट है उसको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? ये डायग्राम सिस्टम के मेजर कंपोनेंट को दर्शाता है। ठीक है, और इस डायग्राम के द्वारा सिस्टम के जो इवेंट है उस इवेंट को भी दर्शाता है। तो कंपोनेंट डायग्राम है, वो कंपोनेंट डायग्राम क्या करता है? सिस्टम के जो मेजर कंपोनेंट है उस मेजर कंपोनेंट को दर्शाता है। और इसी डायग्राम के द्वारा इस डायग्राम के द्वारा सिस्टम के इवेंट को भी क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि जो कंपोनेंट डायग्राम है उस कंपोनेंट डायग्राम के अंदर जो है ये सिस्टम के मेजर कंपोनेंट और उसके क्या करता है? सिस्टम के जो इवेंट है उसको क्या करता है? दर्शाता है। ठीक है, अब जैसे कि अपन बात कर रहे थे सिस्टम को बना रहे हैं तो उसके बहुत सारे क्या होते हैं? अलग अलग कंपोनेंट होते हैं। तो उस अलग अलग कंपोनेंट को दर्शाने के लिए जो डायग्राम यूज किया जाता है वो क्या होता है? कंपोनेंट डायग्राम होता है। और इवेंट को दर्शाने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? कंपोनेंट डायग्राम। उसके बाद में
जो होता है वो कौन सा है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। कौन सा है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम। और डिप्लॉयमेंट डायग्राम। तो अपन सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन वाले जो डायग्राम है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर अपन ने बोला था जो यूएमएल यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, उसके द्वारा जो डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड वाले थे, स्टैटिक वाले, जिसके अंदर अपन देख रहे हैं अभी डिप्लॉयमेंट वाला। कौन सा देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट वाला, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या होता है, सिस्टम के जो फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट का सॉफ्टवेयर के साथ डिपेंडेंसी को दर्शाता है। तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या दर्शाता है, तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम सिस्टम सिस्टम के फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट, फिजिकल हार्डवेयर कंपोनेंट की सॉफ्टवेयर के साथ डिपेंडेंसी को बताता है। क्या होता है, डिपेंडेंसी को बताता है, ठीक है। तो अपन बात करें तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, वो डिप्लॉयमेंट डायग्राम क्या करता है,